मजेदार स्नैक्स का एक पैकेट खरीदने, और जैसे ही घर लौटा मेरे पिता ने मुझे कसकर गले लगा लिया और गर्म आंसुओं के साथ रोने लगे। उन्होंने तो यहां तक कर दिया कि मेरे सामने घुटनों के बल झुक गए, जैसे किसी से भीख मांग रहे हों, और बोले, प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपना अवेकनिंग बीस्ट अपने छोटे भाई को दे दो। ये सुनते ही मैंने बिना एक पल गंवाए उन्हें सीधे थप्पड़ जड़ दिए। ये सब इसलिए था क्योंकि हम एक बीस्ट कंट्रोल की दुनिया में रहते थे, जहां हर इंसान 18 साल का होते ही अपना बीस्ट पा लेता है। मैंने जो बीस्ट पाया था वह था अबिस का एपिक क्वालिटी वाला डिमोनिक जौ, जबकि मेरे भाई को सिर्फ एक बेकार सी जदाइल चूहिया मिली थी। लेकिन क्योंकि उसकी बचपन से ही एक अरबपति वारिस लड़की से सगाई तय थी, जैसे ही वह उससे शादी करता मेरे माता पिता को तुरंत ही नाम और दौलत मिल जाती। इसलिए मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वह बीस्ट अपने भाई को दे दूं, नहीं तो वह मुझे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर देंगे। यह सुनकर मैं तुरंत मना करने वाला था। आखिर जब तक डेमोनिक जू खुद सहमत न हो, मैं उसके साथ यहां से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। लेकिन मेरी उम्मीदों के बिल्कुल उलट डेमोनिक जियाओ खुद मेरे भाई के पास चला गया और उसके सामने झुककर अधीनता दिखाने लगा। वह एक नोबल ड्रैगन जू था, और उसके हिसाब से सिर्फ मेरे भाई जैसा आदमी जो एक अमीर औरत से शादी करने वाला था, वही उसे ठीक से पाल सकता था। जहां तक मेरी बात थी, एक कंगाल मालिक के रूप में वह जैसे साफ साफ कह रहा था, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो दफा हो जाओ। ये देखकर मेरे अंदर की आग अचानक एक ठंडी डरावनी हंसी में बदल गई। चूंकि तुम सब यही चाहते हो तो मैं खुद ही इसे तुम्हें दे देता हूं। मैंने अपनी हथेली से जोर लगाया और पल भर में कॉन्ट्रैक्ट चेन तोड़ दी। उसी क्षण एक भयानक दर्द ने मेरे दिमाग को चीर डाला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेन टूटने से होने वाला नुकसान हमेशा के लिए रहता है, लेकिन ऐसा जियाओ जो अपने मालिक से ही विश्वासघात कर दे, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस असहनीय दर्द को सहते हुए मैं मुश्किल से खड़ा रह पाया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला था, लेकिन मैंने जीन झेनट की भारी आकृति को अपनी ओर दौड़ते देखा। मुझे लगा शायद मेरा पक्षपाती पिता आखिर पछता गया होगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। जान जेनेट ने तुरंत डेमोनिक ड्यूओ क्रिस्टल को खींचा और उसे मेरे भाई जान आइलैंड की छाती में ठोंक दिया, जिससे नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और मेरा प्यारा भाई जनाए अपनी खुशी रोक ही नहीं पाया, वह जोर जोर से हंसने लगा। उस पल मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। आखिर यह सिर्फ एक एपिक ही तो है। भविष्य में मैं खुद इस गद्दार ड्रैगन को वापस हासिल करूंगा, उसे टुकड़ों में तोड़ दूंगा और उसका मांस पीस कर चारा बना दूंगा। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं मुड़ा और भारी कदमों से दरवाजे की ओर चल पड़ा। तभी पीछे से मेरे पिता जेन जेनेट की आवाज आई, मुझसे नफरत मत करना मेरे बेटे। मैंने बिना मुड़े जवाब दिया, जने मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन आगे से मेरे पास शिकायत करने मत आना। 3 दिन बाद स्कूल में नोविस ट्रायल शुरू होने वाला था, और सिर्फ वही लोग जो इसे पास करेंगे जीनो यूनिवर्सिटी में आवेदन कर पाएंगे। इसलिए उस तारीख से पहले मुझे किसी बीस्ट के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही था। इसी वजह से मैं एक ज्वेलरी की दुकान पर गया और अपनी दादी का जेड पेंडेंट बेचकर 2 लाख स्पिरिचुअल कॉइन्स हासिल किए। फिर मैंने टैक्सी ली और नागन शहर पहुंचा। वहां मैं सीधे सबसे बड़े बीस्ट कंट्रोल स्टोर हैंगशोंग पहुंचा और बिना समय गंवाए 8वीं मंजिल पर यूरार सेक्शन में चला गया। हॉल के अंदर दर्जनों रेयर क्लास बीस्ट अलग अलग रूपों में प्रदर्शित थे, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो हर स्पेशल शोकेस के नीचे 5 लाख स्पिरिचुअल कॉइन्स की कीमत लिखी थी। यहाँ तक कि सिल्वर मून वाला भी 8 लाख में रखा था। 8 लाख, ये तो सीधी लूट थी। मैंने अपनी 2 लाख कॉइन्स वाली स्पिरिचुअल कार्ड को कसकर पकड़ा और थोड़ी झिझक के साथ नाक खुजलाते हुए पूछा, क्या इससे सस्ता कुछ नहीं है? मैंने एक सेल्स वुमन को विनम्र मुस्कान के साथ बुलाया। उसने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया, बस सिर हिलाकर शांत स्वर में बोली, यहाँ हमारे पास सिर्फ रेयर क्लास बीस्ट हैं। अगर सस्ता चाहिए तो एक्सेलेंट क्लास सेक्शन देख सकते हैं। मेरे चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दी, लेकिन तभी उसने कहा, हालांकि बेसमेंट के गोदाम में कुछ डिफेक्टिव स्पेसिमेंस भी हैं, उनकी कीमत काफी कम है, लेकिन गुणवत्ता भी कम होगी। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे दिखाइए। मेरे जैसे आदमी के लिए जिसके पास सिर्फ 2 लाख कॉइन्स थे, यही एकमात्र मौका था।
मैं उसके पीछे पीछे बेसमेंट तक गया। नीचे का माहौल भारी और ठंडा था। जंग लगी लोहे की पिंजरों को इधर उधर रखा गया था। मैं एक एक पिंजरे के बीच घूमते हुए अंदर की क्रीचर्स को ध्यान से देखता रहा, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला और मेरी निराशा बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक कोने में रखे पिंजरे पर मेरी नजर पड़ी। मैंने बस एक झलक देखी और अचानक जानकारी का तूफान मेरी आंखों के सामने उमड़ पड़ा। इतनी जानकारी कि मैं सब समझ ही नहीं पा रहा था। उस पिंजरे के अंदर एक छोटी सी कछुआ थी जो मेरी हथेली से भी बड़ी नहीं थी। मुझे देखते ही उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली। उसी पल मुझे उसके दिल में छिपी गहरी विनती महसूस हुई। aquatic spiritual turtle of opulence, rare lineage, autonomous purification, mystic chi, demon turtle, fusion path, एक immortal shell, dragon turtle, fusion path तो sacred turtle of the luminous abyss। इतने सारे फ्यूजन पाथ्स देखकर मेरी सांस ही रुक गई, क्योंकि ये वह क्रीचर था जिसके पास मैंने आज तक सबसे ज्यादा फ्यूजन पाथ्स देखे थे। तभी अचानक मेरी नजर आखिरी फ्यूजन पाथ पर टिक गई। लेजेंडरी जोंगवू, फ्रॉस्ट बोन इविल ब्लैक वॉरियर। क्या यह वही जोंगवू हो सकता है जिसके बारे में दंतक थाओ में सुना था? मेरा गला सूख गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उस छोटी कछुए की फटी हुई खोल को धीरे से सहलाया। उसी पल डिदिम की तिरस्कार भरी मुस्कान और मेरे पिता की ठंडी उदासीनता मेरे दिमाग में उभर आई। जैसे उसने मेरे अंदर की बदले की आग को महसूस कर लिया हो। उस कछुए के खोल की दरार अचानक मेरे हाथ के नीचे तपने लगी। मैंने नीचे देखा और अचानक गलियारे में मोजियाओं की धुंधली परछाई दिखाई दी, लेकिन उसी क्षण छोटी कछुए ने अपने पंजे के एक झटके से उसे मिटा दिया। मेरी आंखें प्रशंसा से भर गईं। तो ठीक है, मैं जने के मियाओ को ज्योन की नींव की पहली ईंट बनाऊंगा। जहां तक फ्यूजन के लिए जरूरी क्रीचर की बात थी, किस्मत से एंचुएंट के गोदाम में एक अपाहिज एंचुई सर्पेंट भी मौजूद था। मैंने सावधानी से उस छोटी कछुए को उसके जंग लगे पिंजरे से निकाला और कोने में रखे एंचुई स्नेक के पिंजरे के पास गया। मैंने धीरे से उस एनुई सर्पेंट को भी बाहर निकाला और सेल्समैन से कहा, नमस्ते, मैं ये दोनों ले रहा हूं। मेरी दृढ़ता देखकर सेल्समैन ने कोई बहस नहीं की। उसने कहा, ठीक है सर, हम इन्हें आपको मटेरियल प्राइस पर दे देंगे। हर एक 50,000 गोल्ड कॉइन्स का पड़ेगा। 50,000 मेरी क्षमता के अंदर था। मैं जल्दी से अपनी दोनों छोटी क्रीचर्स को लेकर वापस जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी लिंक कार्ड निकाली और सीधे 1,00,000 गोल्ड कॉइन्स का भुगतान कर दिया। विक्रेता की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और वह मुझे वापस वानचुआन की मंजिल तक छोड़ने आया। मैंने उसे जाते जाते रोकते हुए कहा, रुको, मेरे पास अभी भी 1,00,000 बचे हैं। क्या तुम मेरे लिए 3 मटेरियल्स ला सकते हो? मैंने उस विक्रेता को रोक लिया जो जाने ही वाला था और उसे फ्यूजन के लिए जरूरी मटेरियल्स के नाम बता दिए। जैसे ही विक्रेता हॉल से बाहर गया, आसपास खड़े लोगों की निगाहें चुपके चुपके मेरी तरफ मुड़ने लगीं। किसी ने तिरस्कार से कहा, जरा इस आदमी को देखो, इसने सच में 2 अपाहिज क्रीचर्स खरीद लिए। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है गरीबी ने इसका दिमाग ही खराब कर दिया है। तीसरा बोला, ऐसी क्रीचर्स का करेगा क्या? इन्हें कैनन फॉडर बनाएगा क्या? उनकी तीखी हंसी मेरे कानों में गूंज उठी। मेरी हथेली में पड़ी छोटी कछुआ और छोटा सांप डरकर सिमट गए। शर्म और अकेलेपन से जैसे उनका दिल टूट गया हो, वे लगातार सिसक रहे थे। उनकी कांपती हुई देह मुझे अपनी हथेली में साफ महसूस हो रही थी। मैंने गुस्से से उन लोगों को घूरा जो हमें अपमानित कर रहे थे और धीरे से अपनी हथेली में मौजूद दोनों से कहा, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम बिल्कुल भी कैनन फोडर नहीं हो। मैंने खुद तुम्हें चुना है और इसका मतलब है कि तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रीचर्स हो। मेरी बात सुनकर दोनों छोटी क्रीचर्स की आंखों में अविश्वास भर गया। उन्होंने धीरे धीरे अपने सिमटे हुए सिर उठाए और मेरी हथेली में मेरी तरफ देखने लगे। मैंने पूरी दृढ़ता के साथ सिर हिलाया। मेरी क्रीचर्स को चुनने का फैसला किसी और का नहीं है। तभी विक्रेता दौड़ता हुआ वापस आया और उसने मुझे 3 डिब्बे थमा दिए। फ्यूजन के मटेरियल्स खरीदते ही मेरे पास बचे हुए 1,00,000 गोल्ड कॉइन्स भी खत्म हो गए और इस समय मेरी जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सामग्री हाथ में लेकर मैं तुरंत वांचू स्टार से निकलकर सीधे होटल लौट आया। कमरे में पहुंचते ही मैंने पर्दे खींच दिए। मुझे नहीं पता था कि फ्यूजन के दौरान क्या होने वाला है, लेकिन ऐसी चीज जो हर तर्क को चुनौती देती हो,
उसे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था। मैंने दोनों छोटी क्रीचर्स को देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें और ताकतवर बनाने वाला हूं। ये प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है। अगर सहन न हो तो बता देना, मैं इसे रोकने का तरीका ढूंढ लूंगा। दोनों ने अपने छोटे छोटे सिर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे दर्द से मरना ही क्यों न पड़े, वे सहन करेंगे, क्योंकि वे अपने इतने अच्छे मालिक की रक्षा करने के लिए मजबूत बनना चाहते थे। मैंने तीनों डिब्बे खोले और फ्यूजन के लिए जरूरी सामग्री निकाली। चेन गुआनमिंग का एबिस, पानी और इटर्नल लव नॉट। चलो शुरू करते हैं। फ्यूजन की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के शुरू हुई, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि आखिरकार दोनों छोटी क्रिएचर्स बेहोश हो गईं और उसके बाद भी उनकी हालत बेहतर नहीं हुई। उन्हें देखकर मेरा दिल कस कर सिकुड़ गया। मैंने धीरे से कहा, अगली बार इतना भी मत सहना। अगर तुम मजबूत न भी बनो तब भी मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी का विशाल स्तंभ दोनों को घेरते हुए पूरे कमरे में फट पड़ा। एक अदृश्य लहर दीवारों को पार करती हुई सीधे आसमान की ओर उठ गई। रोशनी इतनी तेज थी जैसे कमरे में छोटा सूरज उग आया हो, लेकिन सौभाग्य से कमरे की सारी दरारें बंद थीं, इसलिए इसने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसी समय नगनान शहर के लॉर्ड के महल में सुतिंगलन उस नई दूसरी दुनिया की दरार के बारे में चर्चा कर रहा था, जो 6 महीनों से सबको परेशान कर रही थी। वह बोलने ही वाला था कि अगले ही पल धड़ाम मीटिंग टेबल के बीचों बीच लंबी दरार पड़ गई। सुटिंगलान की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने खिड़की से बाहर शहर की ओर देखा और एक पवित्र भयावह ऑरा को महसूस किया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। ऐसी ऑरा के प्रकट होने की सिर्फ 2 संभावनाएं थीं। या तो किसी दूसरी दुनिया की शक्तिशाली दरार सक्रिय हो रही थी, या फिर किसी का लेजेंडरी रैंक इनिशियल बीस्ट जन्म ले चुका था। लेकिन उसने तुरंत दूसरी संभावना को खारिज कर दिया, एक लेजेंडरी इनिशियल बीस्ट। ऐसा तो लगभग 1000 साल से नहीं हुआ था। अचानक नगनान में ऐसा कैसे हो सकता है? उसने गंभीर आवाज में आदेश दिया, गार्ड, नगनान के आसपास मौजूद सभी दूसरी दुनिया की दरारों की तुरंत जांच करो। उसी समय होटल के मेरे कमरे में सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। मैंने तुरंत छोटी कछुआ और छोटे सांप की हालत जांची और तब पता चला कि दोनों पूरी तरह बदल चुके थे। जो स्पिरिचुअल टर्टल पहले मेरी हथेली में समा जाती थी, वह अब लगभग एक बड़े टब जितनी हो चुकी थी। उसकी खोल की सारी दरारें गायब हो गई थीं और उनकी जगह सुपारी के पैटर्न जैसे चमकदार निशान उभर आए थे। वहीं पानी का सांप अब लगभग 1 मीटर लंबा हो चुका था और उसके सिर पर बर्फीले सुनहरे रंग का छोटा उभार उग आया था। उसकी काली पूंछ कछुए की खोल के चारों ओर लिपटी हुई थी और दोनों ऐसे लगे जैसे एक दूसरे से जुड़े हों। उन्हें अभी भी बेहोश देखकर मैंने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी उनकी नई जानकारी देखी। नेक्रोआइज शियोन, लेजेंडरी एप्टीट्यूड, फ्यूजन इम्पॉसिबल। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सचमुच एक लेजेंडरी रैंक एक्सपो बन चुका था। मैं हैरान रह गया। लेजेंडरी रैंक और इतनी भयानक क्षमता मैंने अब तक सिर्फ कार्यक्रमों में देखी थी, लेकिन अब यह सच में मेरे सामने था। अब ये दोनों मेरी पुरानी एबिस डेमोनिक जाओ से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पिछली रात की विश्वासघात की याद बार बार मेरे दिमाग में लौट आती थी। मैंने मन ही मन कहा, जीन, मुझे दोष मत देना अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे थोड़ा आगे निकल जाए। अगले ही दिन नोविस ट्रायल का दिन आ गया। नागनन हाई स्कूल के परीक्षा मैदान का प्रवेश द्वार छात्रों से भरा हुआ था। सभी अपने बीस्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और मजबूत टीममेट्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि परीक्षा मैदान के डीमन बीस्ट्स बेहद खतरनाक थे और ज्यादातर लोगों के लिए टीम बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। जैसे ही मैं पहुंचा, मेरी नजर एक बेहद परिचित आकृति पर पड़ी। उसी समय जान एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की को गले लगाए हंसते बोलते खड़ा था। वह उसकी मंगेतर इनातिके थी। उनके सिर के ऊपर अबिस का डिमोनिक लियो तैर रहा था। वे दोनों छात्रों की भीड़ से घिरे हुए थे, जो जान की खुशामद करने की कोशिश कर रहे थे। कोई बोला, चीफ जान, आप सच में कमाल हैं। एपिक लेवल एप्टीट्यूड वाला जू बुलाना कोई मजाक नहीं है। इस परीक्षा में पहला स्थान तो आपका ही होगा। तभी एक चापलूस ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, चीफ, उधर देखो।
वो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है? फिर उसने हंसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे भाई ने सिर्फ एक बेकार रजेदाइया बुलाया था? फिर यह कछुआ कहाँ से आ गया? मैंने एक ठंडा